अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि किस तरह एक स्टार के कोर के अंदर हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर, और एक स्टार किन किन मेथड से हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि हीलियम से ऑनवर्ड जो हैवी एलिमेंट्स हैं जैसा कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये किस तरह बनते हैं, और हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पर आकर फ्यूजन के इस अमल पर फुल स्टॉप लग जाता है और क्यों लगता है। यानी कि ये जो प्रोसेस चल रहे हैं फ्यूजन के, ये कहाँ पर आकर रुक जाते हैं और क्यों रुक जाते हैं, और जब वो रुक जाते हैं तो सितारे के साथ क्या अंजाम होता है, वो आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे सूरज के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात जानकर। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, और अगर हम बात करें सूरज की, तो जो हमारा सूरज है जिसकी रोशनी और तपिश को हम सर्दियों में बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं, सूरज के मरकज़ के अंदर, और ये जो आपके साथ मैं नंबर शेयर करने वाला हूँ ये ठोस नंबर्स हैं जिनको साइंसदानों ने बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस के बाद जो है वो निकाला है। जो हमारा सूरज है वो एक सेकंड में 600 अरब किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करता है। यानी एक सेकंड में हमारा सूरज जो है वो 600 अरब किलोग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, और इसके नतीजे में 3.8 टाइम्स 10⁻26 जूल एनर्जी खारिज होती है। अब जो लोग फिजिक्स से आशना नहीं हैं उनके लिए नंबर काफ़ी आप समझ सकते हैं, इतना हैरान कुन नहीं होगा, लेकिन चले मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। जंग अजीम 2 में हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था, उसकी जो एनर्जी थी वो तकरीबन 10 की ताकत 14 जूल्स थी, और तारीख का आज तक का सबसे ख़तरनाक और ताकतवर जो एटम बम बनाया गया था, अगर उसकी एनर्जी का मुवाजना हम उस एनर्जी से करें जो सूरज एक सेकंड में खारिज करता है, तो मालूम ये होता है कि सूरज में से एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकलती है वो 1 अरब एटम बॉम्ब्स की एनर्जी के बराबर है। दूसरे अल्फाज में, अगर आप एक सेकंड में हर एक सेकंड बाद 1 अरब एटम बम एक्सप्लोड करवाएं वो एक तरफ, और सूरज एक सेकंड में जितनी एनर्जी खारिज करता है वो एक तरफ, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है। एक मिसाल से और आपको समझाता हूँ। ज़मीन पर 8 अरब इंसान बसते हैं, और पूरी की पूरी इंसानियत एक साल में जितनी एनर्जी यूज़ करती है उतनी एनर्जी सूरज जो है एक सेकंड में खारिज करता है 600 अरब किलोग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके। तो ये बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन नंबर्स हैं। अब मसला ये है कि हमारा सूरज जो है वो दूसरे सितारों की निस्बत बहुत छोटा है। हमें बताया तो जाता है कि हमारे सूरज में 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, लेकिन दूसरे सितारों की निस्बत ये बहुत छोटा है। कुछ ऐसे सितारे भी हैं कायनात में, जैसा कि बीटलज्यूस है, आर्कटुरस है, एंटेरीज है, वीवा कैनिस मेजोरिस है। ये जो सितारे हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये रेड सुपर जाइंट स्टार्स कहलाते हैं, और इनके अंदर सूरज जैसे अरबों सितारे समा सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे सूरज का जो मास है और जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हीलियम से ज़्यादा भारी जो एलिमेंट्स हैं ना सके। हमारे सूरज की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 10 अरब सालों पर मुहित होगी, और हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में
जो मुस्तकबिल में आएंगी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह सितारों की एज जो है वो हम डिफाइन करते हैं, किस तरह निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि हमारी जो सूरज की ज़िंदगी है वो तकरीबन 10 अरब सालों पर मुश्तमिल होगी, और जिसमें से 5 अरब साल वो जी चुका है। जो हमारा सूरज है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में ही हीलियम से जो भारी एलिमेंट्स हैं जिस तरह कार्बन है या थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है बनाएगा। फिलहाल हमारे सूरज में सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जो सूरज से बहुत बड़े सितारे हैं, जो सूरज से ज़्यादा मास रखते हैं और सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं, उनमें अभी इसी वक्त जो है वो हीलियम से बड़े एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बन रहे हैं। अब ये जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, यानी जो हीलियम से ज़्यादा भारी भरकम जो अनासर हैं, ये जिस अमल से बनते हैं उस अमल को हम स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स में CNO साइकिल कहते हैं, द कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। ये जो अमल है ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े सितारों में ही रूनुमा होता है, क्योंकि इस अमल को होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और मास की ज़रूरत है, जो हमारे सूरज में नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं कार्बन 12 से। कार्बन 12 वही कार्बन है जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिसका जिक्र करते हैं। कार्बन 12 जो है बेसिकली मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन 12 से इसका आगाज़ होता है। कार्बन 12 जो है वो क्या करता है, उस सितारे में मौजूद जो अरबों खरबों जो प्रोटॉन्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, उन अरबों खरबों प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन जो है जब कार्बन 12 के एटम से न्यूक्लियस से टकराएगा, तो वो कार्बन 12 का एटम जो है उस प्रोटॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक नाइट्रोजन 13 के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नाइट्रोजन 13 है बेसिकली नाइट्रोजन 14 का एक आइसोटोप होती है। अब उस नाइट्रोजन 13 में जो आपको यहाँ पर ऊपर डायग्राम में नजर आ रही होगी, इस नाइट्रोजन 13 में से एक प्रोटॉन जो है वो बीटा डिके के थ्रू न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और जब वो एक प्रोटॉन बीटा डिके, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी, जब वो एक प्रोटॉन बीटा डिके के बाद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो वो जो नाइट्रोजन 13 है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन 13 में। और जो कार्बन 13 है वो भी कार्बन 12 का ही एक आइसोटोप है। वो जो कार्बन 13 है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, वो जो कार्बन 13 है जब वो मजीद एक प्रोटॉन ऑब्जॉर्ब करती है तो वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाती है। वो कार्बन नाइट्रोजन सॉरी जो कार्बन 13 है जो एक प्रोटॉन ऑब्जॉर्ब करती है, और उससे बनने वाला जो नाइट्रोजन 14 है वो मजीद एक प्रोटॉन को ऑब्जॉर्ब करता है और वो एक ऑक्सीजन 15 के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऑक्सीजन 15 है वो भी ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। इसमें एक अजाफी जो है वो न्यूट्रॉन होता है, एक अजाफी जो है पार्टिकल होता है। अब उसमें क्या है कि जब उस ऑक्सीजन 15 में से एक प्रोटॉन जो है वो बीटा डिके के जरिए एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और इस तरह वो जो ऑक्सीजन 15 है वो नाइट्रोजन 15 में कन्वर्ट हो जाएगी। वो नाइट्रोजन 15 मजीद एक प्रोटॉन को ऑब्जॉर्ब करेगी और दोबारा से हमारे पास कार्बन 12 बन जाएगी प्लस 1 हीलियम न्यूक्लियस। तो इस तरह इस अमल को हम CNO साइकिल कहते हैं। और इस CNO साइकिल से जो है वो हीलियम से जो बड़े एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा भारी एलिमेंट्स हैं, वो बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अमल को हमने कार्बन 12 से स्टार्ट किया, लेकिन जो कार्बन 12 है वो कहाँ से आएगी? वेयर विल द कार्बन 12 कम फ्रॉम टू स्टार्ट दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो कार्बन 12 है वो कहाँ से आएगी? इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो कार्बन 12 है वो हमें मिलती है ट्रिपल अल्फा प्रोसेस से, जिसको हम ट्रिपल अल्फा रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसकी वजह सिंपल है। हम जब 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिक
लाइफ, यानी कि जितने भी जानदार हैं, मैं, आप, पौधे, जानवर, इन तमाम की जो केमिस्ट्री है वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुनहसर है। अब हाइड्रोजन तो कायनात में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट आंसर है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो नंबर 1 एलिमेंट है पूरी की पूरी यूनिवर्स में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पॉसिबल करने के लिए जो कार्बन है वो कहाँ से आएगी? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुमकिन बनाने के लिए जो कार्बन है वो सितारों के अंदर, सितारों के मरकज में ट्रिपल अल्फा प्रोसेस से ही बनती है। यानी कि अगर ये प्रोसेस जो ट्रिपल अल्फा प्रोसेस है जिसका अभी हम जिक्र करेंगे, वो अगर सितारों में ना हो तो कार्बन नहीं बनेगी। अगर कार्बन नहीं बनेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वजूद देने के लिए कार्बन भी नहीं होगी। सो दैट्स वाई ये जो ट्रिपल अल्फा प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब उस सितारे के अंदर तमाम की तमाम या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन टर्न्स इनटू हीलियम, जब उस स्टार के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो जो सितारा है उसका जो फिर मोस्ट अबंडेंट जो है ना कंस्टिट्यूएंट फिर वो हीलियम होगी। यानी कि अब उसमें जो कसरत से पाया जाने वाला एटम होगा फिर वो हीलियम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अब होगा क्या कि जब दो हीलियम के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो बेरिलियम बनेगी। जो Be है वो बेरिलियम का सिंबल है, इसका मास नंबर 8 है और एटॉमिक नंबर 4 है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का आसान तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले में कर देंगे। तो 4 प्लस 4 इक्वल्स 8 एंड 2 प्लस 2 इक्वल्स 4। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या बनता है? बेरिलियम प्लस E नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? बेसिकली फिजिक्स में हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एनर्जी जज़ब होती है, अब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी खारिज होती है, रिलीज होती है। इट मीन्स जब सितारे के अंदर दो हीलियम के एटम्स जो हैं जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, जब दो हीलियम के जो एटम्स हैं वो जब फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, यानी कि दैट विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन से बनने वाला ये जो बेरिलियम है ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि ये फौरी तौर पर दोबारा से दो हीलियम एटम्स में डिके हो जाएगा और जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की होगी उतनी ये दोबारा खारिज कर देगा। सो वी गेट E पॉजिटिव, यानी कि ये जितनी एनर्जी इसने जज़ब की होगी उतनी ये खारिज कर देगा। देखें हमारे पास फिर ये एक मसला बन गया। मसला क्या है कि जब जब वो सितारा हीलियम एटम्स को फ्यूज करके हीलियम से ज़्यादा भारी एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा तो उससे जो बनने वाली बेरिलियम है वो अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल मीन्स वो ज़्यादा देर तक अपनी उसी हालत में नहीं रहेगी, वो दोबारा से दो हीलियम एटम्स में डिके हो जाएगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर दफ़ा ऐसा ही होगा तो हीलियम से ज़्यादा भारी एलिमेंट्स जो हैं, जो एटम्स हैं, वो कैसे बनेंगे? यहाँ पर अब हमारे पास ट्रिपल अल्फा प्रोसेस की अहमियत जो है वो वाज़ेह होगी। पॉइंट ये है कि अगर वो बेरिलियम का एटम डिके होने से पहले एक और हीलियम का एटम अब्जॉर्ब कर ले तो वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 8 प्लस 4 12 एंड 4 प्लस 2 6। तो अब ये जो कार्बन 12 है ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टार का सिंबल है। जो स्टार का सिंबल है ये शो कर रहा है कि जो कार्बन 12 है वो एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि ये भी अनस्टेबल है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी मुस्तहकम नहीं है, ये ज़्यादा देर तक अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहेगा। यानी कि ये भी जो है कार्बन 12 जो है ये भी फौरी तौर पर 3 हीलियम के एटम्स में डिके हो जाएगा। फिर से वही बात आ गई, इससे पहले कि ये कार्बन का जो एटम है ये 3 हीलियम के एटम्स में, जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, इससे पहले कि ये डिके होकर दोबारा से 3 अल्फा पार्टिकल्स दे, अगर ये फिर से
एक और हीलियम का एटम अब्जॉर्ब कर ले तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि इस बात के चांसेस बहुत कम है, यानी कि ये जो कार्बन 12 है ये 1 सेकंड के अरबवें खरबवें हिस्से तक जो है वो अपनी हालत में रहता है, और 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से पहले ही ये 3 हीलियम के पार्टिकल्स में एटम्स में जो वो डिके हो जाता है। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि इससे पहले कि ये डिके हो, अपनी हालत को बदले, ये एक और हीलियम का एटम जो है अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन बेशक इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये होता ज़रूर है, क्योंकि अगर ना होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल ही ना होती, और हम अभी यहाँ बैठ के इस मौजू पर बात ही ना कर रहे होते। जी, तो अगर वो कार्बन का एटम डिके होने से पहले एक और हीलियम का एटम अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ऑक्सीजन 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो ऑक्सीजन 16 एक और हीलियम का एटम अब्जॉर्ब करेगा तो वो नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो नियॉन का एटम एक और हीलियम का एटम अब्जॉर्ब करेगा तो वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह करते करते हम पहुंच जाते हैं निकल पर। जो निकल है ये एक मेटल होती है, धातु होती है। इसका जो मास नंबर है वो 56 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं, या वैसे भी आपके इल्म के लिए मैं शेयर करता हूँ कि जिस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि मास नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि जिस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो घुस जाएं, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। यानी कि इस पूरे प्रोसेस से जो हीलियम के एटम्स की एडिशन हो रही है और उसकी एडिशन से जो है वो भारी से भारी एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये जो प्रोसेस है जब ये निकल पे पहुंचेगा, क्योंकि निकल एक भारी एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, 56 हैं टोटल। इट मीन्स ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये फौरी से डिके हो जाएगा, और इसमें जो एक प्रोटॉन है, इस निकल के एटम में जो एक प्रोटॉन है वो बीटा डिके के जरिए एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 से गिर कर 27 पे आ जाएगा, और 27 जो एटॉमिक नंबर है वो कोबाल्ट का होता है। कोबाल्ट भी एक मेटल होती है। इस तरह हमारे पास निकल के बीटा डिके से कोबाल्ट बन जाती है, और कोबाल्ट भी अनस्टेबल होता है, वो भी बीटा डिके के थ्रू गुजरता है, और फिर कोबाल्ट के बीटा डिके से हमारे पास क्या बनता है, फेरस। Fe स्टैंड फॉर फेरस, जिसको हम आम जुबान में लोहा कहते हैं। जी हाँ, वही लोहा जो आप अपने घर में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू सितारों के अंदर बनता है। तो ये था हमारे पास फ्यूजन बियॉन्ड हीलियम, यानी कि हीलियम से ऑनवर्ड्स ऊपर जितने हैवी एलिमेंट्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, और इसमें जो ट्रिपल अल्फा रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अब इससे पहले कि हम बात करें लोहे की, कि लोहे पर आके इस प्रोसेस पर फुल स्टॉप लग जाता है और क्यों लगता है, इससे पहले कि हम इस पॉइंट पर आए, हम फौरी तौर पर बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर। अब तक हमने जितने भी फ्यूजन के रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स बने हैं उनका जो एटॉमिक नंबर था वो इवन था, यानी कि वो 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, यानी कि वो इवन था। लेकिन ऑड जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, जिस तरह ये सोडियम है, इसका 23 है, 23 एक ऑड नंबर होता है। सिमिलरली हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी, जो मैस नंबर है वो 31 है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। दे आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी बनते हैं, लेकिन इनके जो चांसेस है बनने के वो बहुत कम होते हैं। देयरफॉर किसी भी स्टार के अंदर ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की जो रेशो है, जो मिकदार है, वो कम होती है। अगर हम 2 कार्बन 12 के एटम्स को फ्यूज करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम। ये वही सोडियम है जो आपके नमक में होती है। आपके नमक जो आप अपने हांडी में घर में इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसमें जो Na है, इट मीन्स सोडियम, एंड सोडियम is an important constituent of food and also table salt। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़मीन पर, हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा जो हमारी लाइफ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे काम के हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वो तमाम के तमाम इन्हीं रिएक्शन से सितारों के मरकज़ में बनते हैं।
जब दो कार्बन के एटम्स फ्यूज होंगे तो सोडियम बनेगी प्लस हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली जब दो ऑक्सीजन के एटम्स फ्यूज होंगे तो फास्फोरस बनेगी प्लस 1 हाइड्रोजन एटम। ये जो रिएक्शन है ये रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, देयरफॉर ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की जो मिकदार है स्टार्स के अंदर वो कम होती है। अब हम आते हैं अपने मेन मौजू के ऊपर। हमने लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो फ्यूजन का अमल है वो फेरस पर आकर यानी कि लोहे पर आकर रुक गया। अब ये जो लोहा है, ये जो आयरन है, ये स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आकर आमतौर पर फ्यूजन का अमल रुक जाता है और उसकी रीज़न बिल्कुल सिंपल है। आप इस ग्राफ में देखें, परेशान मत हों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ जाएंगे। बेसिकली जो लोहा होता है जिसको हम फिजिक्स में Fe के सिंबल से शो करते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? फिजिक्स के अंदर जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, इट मीन्स उसको तोड़ना, चाहे वो फ्यूजन से हो या फिजन से हो, उसको तोड़ना या इसको किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेट मी रिपीट, फिजिक्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आपको चाहिए अगर आपने एक एटम को तोड़ना है या दो एटम्स को मिलाकर एक बड़ा एटम बनाना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब जो लोहा है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इट मीन्स उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब चूंकि उसको तोड़ना या किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो जो स्टार है वो जितना मर्जी जोर लगाए वो लोहे से ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाने से या फ्यूज करने से कासर रहता है। इट मीन्स आयरन इज द बाउंड्री बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन। फिजन मीन्स बड़े एटम्स को तोड़कर छोटे एटम्स बनाना, एंड फ्यूजन इज फ्यूजिंग लाइट एलिमेंट्स टू मेक हैवी एलिमेंट्स, एंड आयरन इज द बाउंड्री बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन। यानी कि स्टार के अंदर जो फ्यूजन का अमल है जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम से होते होते निकल, कोबाल्ट, ये फेरस यानी कि लोहे पर आकर रुक जाता है। इससे आगे मजीद सितारे के अंदर फ्यूजन का अमल नहीं होता। अब क्या होता है? अब होगा ये कि जब फ्यूजन का अमल रुक जाएगा, ज़रा आप पिछले लेक्चर्स को ज़रा आप दोहराएं। हमने बात की थी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। जब फ्यूजन का अमल रुक जाएगा, इट मीन्स जो आउटवर्ड प्रेशर है, जो आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर है वो भी रुक गया। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो स्टार पर एक्ट करेगी और वो उसकी अपनी ग्रेविटी होगी। जब फ्यूजन का अमल रुक जाएगा, जब लोहे की वजह से लोहे को फ्यूज करना सितारे के लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई होती है। इट मीन्स जब लोहे की बारी आती है, जब लोहे को फ्यूज करने की बारी आती है तो फ्यूज नहीं हो पाता, बिकॉज उसको फ्यूज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। हमने बाकी जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं फ्यूजन के, उसमें एनर्जी खारिज होती है, लेकिन अगर आप दो लोहे के एटम्स को फ्यूज करवाएंगे तो एनर्जी जज़ब होगी। इन अदर वर्ड्स, लोहे पर आकर फ्यूजन का अमल रुक जाएगा। इट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नो लॉन्गर इज मेंटेन्ड। वो मज़ीद जो है ना मेंटेन नहीं रहता। इट मीन्स जो ग्रेविटी है वो सितारे को बहुत ही बेदर्दी से कुचल देती है। जब ग्रेविटी सितारे को बहुत बेदर्दी से कुचलेगी तो उसके कुचलने की वजह से, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो उस सितारे के मरकज़ का जो दर्जा हरारत है वो अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
जब उसका टेम्परेचर उस सितारे के मरकज़ का दर्जा हरारत अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त बड़े धमाके से फट जाएगा, और उस धमाके को हम एस्ट्रोफिजिक्स में कहते हैं सुपरनोवा। और उसकी वीडियो कुछ ऐसी होती है। ये उस धमाके की एक एनिमेशन है। आप देख सकते हैं कि जब सितारे में लोहे की फ्यूजन होती है, तो लोहे की फ्यूजन जो है वो मुमकिन नहीं होती। जब लोहे की फ्यूजन मुमकिन नहीं है, मींस सितारे में फ्यूजन का अमल रुक गया है। जब फ्यूजन का अमल रुक गया तो ग्रेविटी जो है बहुत बेदर्दी से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से सितारे को कुचलती है। जब उसे कुचलती है तो इट मीन्स उस सितारे के मरकज़ का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब वो अब अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो उसकी हीट की वजह से जो इंतहा की शुआएं निकलती हैं, उन शुआओं की वजह से जो बाहर की तरफ प्रेशर पैदा होता है, उस प्रेशर की वजह से जो सितारा है वो बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाता है। और एस्ट्रोफिजिक्स में हम ऐसे धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल फोटोज हैं इस धमाके की होते हुए भी, और धमाके के बाद जो बाकियात रह जाते हैं उसकी भी हमारे पास एक्चुअल फोटोज हैं जो हमने टेलीस्कोप्स की मदद से ली हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कहकशां है जिसको हम ब्लैक आई गैलेक्सी कहते हैं। इसको ब्लैक आई गैलेक्सी इसलिए कहते हैं कि आपको पता होगा जब आपकी आंख पर कोई इंसान, अगर कोई बंदा या शख्स कोई मुक्का मारे तो आंख जो है वो सूज जाती है, वो ब्लैक हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्लैक आई। तो इसी तरह देखें कि ये जो कहकशां है ये इसके अंदर बहुत ही जो है वो डार्क से जो है वो डस्ट के बादल हैं। ये जो डार्क डस्ट क्लाउड्स हैं, ये इसको एक ब्लैक आई का जो है वो हुलिया देते हैं। तो इसलिए हम इस कहकशां को ब्लैक आई गैलेक्सी कहते हैं। ये एक एक्चुअल तस्वीर है जो हमने ली है टेलीस्कोप की मदद से। आप यहाँ देखें कि इस गैलेक्सी के सेंटर में इसका सेंटर है, और किसी भी गैलेक्सी का जो सेंटर है वो उसका सबसे ज़्यादा रोशन हिस्सा होता है। लेकिन आप ज़रा गौर करें यहाँ पे क्या है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ए स्टार विच हैज़ अंडरगॉन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। यानी कि इस कहकशां के अंदर जो अरबों सितारे हैं उनमें से एक सितारा जो है वो फट गया है। इट इज़ अंडरगोइंग सुपरनोवा। और देखें कि वो उस कहकशां के मरकज़ से भी ज़्यादा रोशन है। इट मीन्स ये जो धमाके हैं ये इतने रोशन होते हैं कि इनके सामने पूरी की पूरी कहकशां की रोशनी भी जो है वो फीकी पड़ जाती है। That's how powerful they are. And just to give you an idea, जब एक सुपरनोवा होता है, यानी जब एक स्टार फटता है, तो वो चंद लम्हों में इतनी एनर्जी खारिज करता है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी की पूरी 10 अरब साल की जिंदगी में भी नहीं कर सकता। So that's how powerful these explosions really are. अब जब ये सितारा फट जाता है तो उसके बाद क्या रह जाता है, उसकी बाकियात क्या होती हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये भी एक एक्चुअल फ़ोटो है। ये हमारे पास क्रैब नेबुला है। नेबुला आप कुछ जानते होंगे, नेबुला जो है वो गैस का एक बादल होता है। अब नेबुला की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये एक सुपरनोवा की बाकियात हैं जिसको हम सुपरनोवा रेमनेंट कहते हैं बाकियात को। यानी कि जब सितारा फट जाता है तो उसके बाद जो चीज़ रह जाती है वो ये है। ये हमारे पास एक सुपरनोवा रेमनेंट है। आप देख सकते हैं कि जब एक स्टार फटता है तो उसकी जो लेयर्स हैं, जो उसकी तहें हैं, वो खला में इस तरह फैल जाती हैं और इस तरह बहुत ही खूबसूरत से जो है वो शक्लें और खाके से है वो बनते हैं, जिसकी मिसालें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा।
नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि लोहे से ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो किन किन अवामिल से बनते हैं और उनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।